बैठोगे और क्वेश्चन चेक करोगे, आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑप्शन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा मैं ही आंसर हूँ, मुझे टिक कर। ये माना जाता है कि स्पेशल बच्चे का आईक्यू कम होता है, बल्कि ऐसा नहीं हो। तुम खुद स्नैपचैट के बिना फिल्टर के फोटो ले लेते हो, तुम्हें खुद आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। सो डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा मिथ कि बच्चा तो आलसी है, ये तो मेहनत ही नहीं करता। मैं टीचर पढ़ा रही है, बच्चा एकदम से आया, डस्टर उठाया, क्लास के बाहर चला गया, भाग गया, और या फिर डस्टर उठाया विंडो के बाहर फेंक दिया। करते हैं बच्चे ऐसे। क्लास में एक रूल रख दूं कि आप सभी एस्पिरेंट्स को एक ही साइज का जूता पहनना है। साइज होगा नंबर 8, फिर चाहे आपका पैर का साइज 6 हो या 10, पहनना आपको 8 नंबर का ही है। तो क्या होगा, कुछ बच्चों के जूते बार बार निकलते रहेंगे और कुछ बच्चों को इतने टाइट आएंगे कि छाले हो जाएंगे। एजुकेशन में भी यही होता है। अगर हम हर बच्चे को एक जैसा ड्राई बोरिंग लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे तो सब मोस्टली बच्चों के सर के ऊपर से बातें जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि बच्चे को जूता ज़बरदस्ती फिट मत करो, वो सिंड्रेला नहीं है, जूता उसके पैर के साइज का चुनो। हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में ये वन साइज़ वाला स्कैम ना बहुत सालों से चल रहा था। वही रिजिड करिकुलम, वही पुराने टीचिंग स्टाइल्स, और इस उम्मीद में कि हर बच्चा फिर, चाहे वो व्हील चेयर पर हो या फिर उसको हियरिंग इशू हो या मैथ्स में डिफ़िकल्टी हो, हर बच्चा उस रिजिड सिस्टम में फिट हो जाए। और बच्चा फिट नहीं हो पा रहा था तो क्या बोल रहे थे, प्रॉब्लम बच्चे में है। नहीं बॉस, प्रॉब्लम बच्चे में नहीं, सिस्टम के डिज़ाइन में थी। और इसी पुराने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंट्री होती है एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट की, जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। वेलकम टीचर्स, आप देख रहे हैं अडर 24/7। मैं हूं काजल, आपकी CDP मेंटर, और आज के इस सेशन में हम इंक्लूसिव एजुकेशन और सारी डिसेबिलिटीज़ को इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि तब आप पेपर में बैठोगे और क्वेश्चन चेक करोगे, आपको ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑप्शन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा मैं ही आंसर हूँ, मुझे टिक कर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कोई बच्चा क्लास में इंटेलिजेंट है, मान लो बहुत इंटेलिजेंट बातें करता है, क्रिएटिव आइडियाज़ देता है, लेकिन जब उसे पढ़ने या लिखने के लिए बोले, रीडिंग राइटिंग के लिए बोले, तो उसको थोड़ा स्ट्रगल होता है। तो क्या ऐसा बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होगा? यही डिसेबिलिटी का सबसे पहला मिथ है। ये माना जाता है कि स्पेशल बच्चे का आईक्यू कम होता है, बल्कि ऐसा नहीं होता। बोर्ड पे देखो, स्पेशल बच्चे का आईक्यू एवरेज या अबव एवरेज ही आपको मिलेगा। मतलब प्रॉब्लम इंटेलिजेंस में नहीं है। डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम को इंटेलिजेंस से मत जोड़ो। दूसरा क्या है, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस, दिमाग के सोचने का तरीका। हर बच्चे को सेम इंस्ट्रक्शन मिल रही है और हर बच्चा उस इंस्ट्रक्शन को अलग अलग तरीके से सोच रहा है, अलग अलग तरीके में उसका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है उसको। तो यहाँ पे अंतर थोड़ा सा आ जाता है, ठीक है। तीसरा मिथ ये है कि उनको लगता है कि सारी ही स्किल्स अफेक्टेड है उस बच्चे की। एक स्पेशल बच्चा है तो वो कुछ नहीं कर सकता। गलत, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स ही अफेक्ट होगी। अगर बच्चे को रीडिंग का प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया होगा, मैथ्स में कैलकुलिया होगा, डिसकैलकुलिया प्रॉब्लम होगा। मतलब कि सिर्फ एक या दो अफेक्ट हो सकती है, ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरे बच्चे में हर फील्ड को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। फोर्थ क्या है, लैक ऑफ एफर्ट एंड लेजीनेस। डिसेबिलिटी का सबसे बड़ा मिथ कि बच्चा तो आलसी है, ये तो मेहनत ही नहीं करता। ऐसा नहीं है, ऐसे बच्चे आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करते होंगे, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि इनका वो मेहनत इतने इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं दिख पाती क्योंकि इनके ब्रेन का प्रोसेसिंग सिस्टम थोड़ा सा अलग है। ऑलराइट, अब हम जल्दी से पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है। हमने बेसिकली 5 कैटेगरीज को इसमें बांट रखा है। सबसे पहली है विजुअल डिसेबिलिटी, डिफ़िकल्टी इन सीइंग, बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है। इसमें हम ब्रेल यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम 3D प्रिंटेड टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम ऑडिटरी टूल्स यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है ऑडिटरी डिसेबिलिटी, डिफ़िकल्टी इन हियरिंग, इसमें बच्चे को विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाया जा सकता है, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पढ़ाया जा सकता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बुद्धि से रिलेटेड कोई भी अक्षमता, वो इसमें आएगी, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग एंड रीजनिंग। लोकोमोटर में वॉकिंग, मूवमेंट, ये सब आता है। बेसिकली इसमें चैलेंज लर्निंग का नहीं, इसमें चैलेंज है मूवमेंट का, फिजिकल मूवमेंट का। उसके बाद वी हैव लर्निंग डिसेबिलिटी, पढ़ना लिखना, मैथ सॉल्व करना, कैलकुलेशंस करना,
तर्क वितर्क करना, ये सब सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में। अब हम एक एक करके वो इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ पढ़ते चलेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, लेक्सिया ना लेक्सिगन वर्ड से बना है। लेक्सिगन का मतलब होता है वोकैब या फिर डिक्शनरी बोल सकते हो। तो डिक्शनरी पढ़ने में दिक्कत है बच्चे को, वोकैब पढ़ने में दिक्कत है, तो इसलिए ये हमारी रीडिंग की प्रॉब्लम है। बच्चे को रीडिंग में दिक्कत होती है। बच्चे वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, मतलब समझ नहीं पाते। डिकोडिंग इशू रहता है। बच्चा बी को डी पढ़ता है, बच्चा पी को नो पढ़ लेता है, बच्चा सो को वॉज पढ़ रहा है। तो ये सब दिक्कत बच्चे को रहेगी इस वाले उसमें। डेवलपमेंटल है, मतलब कि बर्थ से है, बचपन से है बच्चे के साथ। स्लो रीडिंग स्पीड होती है इनकी बहुत, क्लासरूम में रीडिंग करने से डरते हैं, बार बार रीडिंग करते वक्त एक एक वर्ड पे अटकते हैं, ठीक है। जैसे कि ईशान अवस्थी फ्रॉम तारे ज़मीन पर, तब ये कोशिश करता था पढ़ने की, तो ऐसा दिखाया गया था कि अक्षर नाच रहे हैं इसके सर पे। तो वही वाली सिचुएशन डिसलेक्सिया वाले बच्चों की होती है। इसको ऐसे समझो कि हम जब कभी कभी कैप्चा कोड डालते हैं, कभी कभी हम ही खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 लिखा है या O लिखा है, M लिखा है या N लिखा है। तो इसमें भी देखो टाइम लग रहा है ना समझने में कि लिखा क्या है। यूँ मान लो डिसलेक्सिया बच्चे की टेक्स्ट बुक उसको पूरी ऐसी ही दिख रही है, तो सोचो उसके लिए कितना मुश्किल होगा ये सब, ठीक है। एलेक्सिया में क्या है, एलेक्सिया में भी सिमिलर सी प्रॉब्लम है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें ना ब्रेन इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई स्ट्रोक, उसकी वजह से हो गया, कॉज उसका ये रहेगा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है ये। एक्वायर्ड लॉस है, बच्चा बिल्कुल टेक्स्ट वाली नॉलेज भूल ही जाएगा। एक नॉर्मल बच्चा जो पहले पढ़ पा रहा था, इसके बाद वो नहीं पढ़ पाएगा, वो सिंपल फेमिलियर वर्ड्स भी नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इधर ए लिखा है, बच्चे को दिख रहा होगा कि ये कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रखा है, लेकिन बच्चे का दिमाग इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि ये ए लिखा है। इसमें वर्ड ब्लाइंडनेस रहती है। वर्ड ब्लाइंडनेस को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो मैं आपको एकदम से कोरिया में टेलीपोर्ट कर दूँ। अब कोरिया में आपको चारों तरफ कोरियन टेक्स्ट दिख रहा है ना। कोरियन टेक्स्ट आप समझ पाओगे नहीं ना, आपके लिए वो एक रैंडम पैटर्न्स है। तो ऐसे ही बच्चे के लिए ये रैंडम पैटर्न्स होते हैं। याद रखना एलेक्सिया, ए से याद रखना कि ड्यू टू सम एक्सीडेंट बच्चे को ये हो गया एलेक्सिया में। अब नेक्स्ट क्या है, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया बेसिकली राइटिंग मोटर कनेक्शन में इशू होता है। मोटर कनेक्शन में मतलब कि बच्चा ढंग से लिख नहीं पा रहा, उसके हाथ में जल्द वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है लिखने वाला, मोटर का और राइटिंग का कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। इसकी इलेजिबल हैंड राइटिंग आएगी, इसके ऑकवर्ड पेंसिल ग्रिप होगी, देखो कहाँ से पकड़ रखी है, और यहाँ से जनरली बच्चों को सिखाया जाता है पकड़ना पेंसिल को। इनकंसिस्टेंट स्पेसिंग रहेगी, किसी किसी वर्ड्स में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, किसी किसी में नहीं, बहुत कम आ जाएगा। लाइंस का प्रॉपर यूज़ नहीं करेगा, वो लाइन के ऊपर नीचे लिखेगा, ये आप देख पा रहे होगे राइटिंग, ठीक है। कहीं कहीं कैपिटल लेटर्स है, कहीं पे भी स्मॉल लेटर्स है, समझ नहीं आ रहा वर्ड कहाँ ख़त्म है कहाँ शुरू है। तो ये डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है बच्चे को। इसका हम सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, अलाउ ओरल एग्जाम्स, रिड्यूस कॉपिंग फ्रॉम बोर्ड। ये सबसे बेकार चीज़ है इस बच्चे के लिए कि बोर्ड पे तुमने लिख दिया एज अ टीचर कुछ कुछ और तुम बोल रहे हो इसको कॉपी कर लो, नहीं करना है। बच्चे के लिए लाइंड पेपर्स अच्छे से यूज़ करने हैं, जो पेपर्स अलग अलग ना आते हैं राइटिंग के लिए, जिसमें अलग अलग प्रकार की लाइन और अलग अलग प्रकार की डॉट्स वगैरह बने होते हैं, जिससे बच्चे का राइटिंग इम्प्रूव होगा। ये है डिस्ग्राफिया। ग्राफ से याद रखना, ग्राफ ऐसा होता है ना, ग्राफ में हम कुछ लिखते हैं तो ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित कोई अक्षमता है, वो है डिस्ग्राफिया। उसके बाद है मैथ्स मॉन्स्टर डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया में बच्चे को मैथ्स से फोबिया है। इसमें बच्चा बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी नहीं कर पाता, उसको बेसिक प्लस माइनस में भी बहुत दिक्कत हो रही है, ठीक है। नंबर सेंसेस इशू होता है उसको, प्लेस वैल्यू कन्फ्यूज़न होती है, 0, 1, 10, 100 ये सब वो कंसेप्ट नहीं समझ पा रहा है। टाइम मनी का कंसेप्ट नहीं समझ पाता। दुकान पे जाता है, सामान लेता है, जो रिटर्न में उसको पैसे मिल रहे हैं वो भी नहीं गिनता, उसको पता ही नहीं चल पा रहा कितने पैसे उसको वापस मिलेंगे, वो बस लेकर के वापस आ जाता है। ये आता है मैथ्स में उसको दिक्कत।
कितना ही कंसेप्ट समझा लो, कितने ही बीड्स और ब्लॉक्स यूज़ कर लो कंसेप्ट समझाने के लिए, उसको दिक्कत रहती है। पेडागोजिकल सोल्यूशन क्या है? कोशिश करते रहो, मटेरियल्स यूज़ करो, प्रैक्टिकल मटेरियल्स को प्रैक्टिकली चीज़ें करवाओ, धीरे 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 सीखता चला जाएगा टच एंड लर्न के थ्रू। टच एंड लर्न मतलब बीड्स होते हैं मैथ्स में, TLM होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ये सब यूज़ करवाओ, बच्चा धीरे 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 सीख जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्फेजिया एंड अफेजिया। फ से याद रखो, इधर PH लिखा है ना, फ से होता है फ़ोन, और फ़ोन पे हम करते हैं बात, तो बेसिकली ये बात करने से रिलेटेड अक्षमता है। इसमें क्या है, बच्चे को लैंग्वेज डिसऑर्डर है, फुल लॉस नहीं है, फुल लॉस उसमें होता है, पहले इसकी बात करते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर है, बच्चा बोल नहीं पा रहा, बच्चा अपनी बात वर्बली बता नहीं पा रहा, दूसरों को समझा नहीं पा रहा, और कंप्रहेंड यानी दूसरों की बात भी नहीं समझ पा रहा। बोलने और समझने में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चे को, डेवलपमेंटल है यानी बर्थ से है, ठीक है। इसमें आपने कोई बहुत लंबी सी लाइन बोल दी, बड़ी सी, उसका दिमाग इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएगा कि अगला बंदा बोल क्या गया, ये होता है इसमें डिस्फेजिया में, ठीक है। इसमें क्या है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, बच्चे को अपनी बात नहीं समझानी आ रही, वो बोल नहीं पा रहा, अपनी बात नहीं बता पा रहा, उसके अंदर के थॉट्स फीलिंग्स नहीं बता पा रहा, ना ही दूसरों की बात समझ पा रहा है। अफेजिया अगेन ए है इधर, तो यूँ याद कर लो, एक्सीडेंटल है, न्यूरोलॉजिकल है, कैन नॉट एक्सप्रेस और कंप्रहेंड लैंग्वेज, इसमें भी सेम चीज़ है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहा है वो लैंग्वेज। इसका कॉज है स्ट्रोक, हेड इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, कोई एक्सीडेंट। इसमें ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाता है जो लैंग्वेज समझने में क्षमता रखता है। ये थी डिस्फेजिया और अफेजिया, ये फुल लॉस है, फुल लॉस है, पूरा का पूरा उसके दिमाग से ये लैंग्वेज का कंसेप्ट गायब भी हो जाता है। नाउ वी हैव डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या है, बच्चे का हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, बॉल आ रही है सिंपल सी कैच करने के लिए, बॉल को तो वो देख रहा है, लेकिन हाथ उसके यहाँ पे है कैच करने के लिए, वो कैच ही नहीं कर पाएगा बॉल को, उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता है। क्लमजी होता है बच्चा, क्लमजी मतलब जो चीज़ें संभाल नहीं पा रहा, गिरा रहा है बार बार, जैसे ड्राइंग कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसके हाथ में पेंसिल और स्केल है, वो बार बार वो गिराया जा रहा है, ये होता है क्लमजीनेस। ट्रबल लाइंग लेसेस, जूते की लेसेस डालने में, नॉट बांधने में दिक्कत होती है, बटन्स बांधने में दिक्कत होती है, तो ये सब इस बच्चे की प्रॉब्लम है डिस्प्रेक्सिया। मोटर कोऑर्डिनेशन में इशू है, याद रहे, और मसल प्लानिंग में इशू है, कि मसल प्लानिंग मतलब वही फिजिक्स वाला कंसेप्ट है थोड़ा सा, कि अगर कोई चीज़ आ रही है तो कौन से स्पीड से हमें एक्ट करना है कि वो हम कैच कर ले, वही वाला इशू है। अब डिस्मोर्फिया में क्या है, डिस्मोर्फिया में हमारे पास जो बच्चा है वो डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज देखता है अपने आप की, मतलब उसको अपने आप में कोई ऐसा डिफेक्ट दिखता है, या इमेजिनरी भी हो सकता है और बहुत माइनर सा डिफेक्ट भी हो सकता है, जिसको लेकर के वो बहुत ऑब्सेस्ड है और उसी के बारे में दिन रात सोचता रहता है। अब ऐसे बच्चे बाहर जाने से भी कतराते हैं, उनको लगता है कि लोग जज करेंगे, लोग मुझे ही देख रहे हैं, ये इनकी समस्या होती है। बेसिकली इल्यूजन ऑफ डिफेक्ट होता है, राइटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ी अलग समस्या है, डिस्मोर्फिया है। अब जब तुम खुद स्नैपचैट के बिना फिल्टर के फोटो ले लेते हो, तुम्हें खुद आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। सोचो इस बच्चे को तो डिस्मोर्फिया है, तो इस बच्चे का हम ध्यान कैसे रख सकते हैं अपनी क्लासरूम में, अगर ऐसा कोई बच्चा है तो इसको काउंसलिंग दे करके। दूसरी बात, क्लास में ऐसा इन्वायरमेंट बनाओ कि दूसरे बच्चे एक दूसरे के ऊपर कमेंट पास ना करें, एक ये सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये था डिस्मोर्फिया और डिस्प्रेक्सिया। अब हमारे पास है ADHD और डिस्थीमिया। अब ADHD पे आएंगे, पहले ये देखो डिस्थीमिया, 30 से याद कर लो, टेंशन। इस बच्चे को टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा बिना बात की, इसका हमेशा लो मूड दिखता है आपको, इसकी लो एनर्जी रहती है हमेशा, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता, नो इंटरेस्ट। इससे बोलोगे ना चल ये करते हैं वो करते हैं, इसका सिर्फ एक ही रिप्लाई होता है, मन नहीं कर रहा। ये वो बच्चा है डिस्थीमिया में, ठीक है। इसकी बैटरी 1% रहेगी, हमेशा लो मूड रहेगा, माइल्ड डिप्रेशन रहेगा इस बच्चे को, और लॉन्ग टर्म माइल्ड डिप्रेशन रहेगा। ट्रिक क्या है, T से याद कर लो, टेंशन, या थ लिखा है ना, TH, थकान, बच्चे को थकान रहती है 24 घंटे,
डिस्थीमिया में ये है, याद रहे। नाउ वी हैव ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली बच्चे का कांस्टेंट इनअटेंशन है, हर 5-5 मिनट में वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, हर 5-5 मिनट में उठेगा, कुछ और करेगा, कुछ और करेगा, फोकस इसका कंटिन्यूसली लंबे समय तक नहीं बनता। देन वी हैव हाइपर एक्टिविटी है इस बच्चे को। हाइपर एक्टिविटी ऐसे समझ लो कि क्लास में टीचर पढ़ा रही है, बच्चा एकदम से आया, डस्टर उठाया, क्लास के बाहर चला गया, भाग गया, और या फिर डस्टर उठाया विंडो के बाहर फेंक दिया, करते हैं बच्चे ऐसे। तो ये होता है ADHD में, बच्चे इतने इम्पल्सिव बिहेवियर शो करते हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर जो आप बिना सोचे समझे कर रहे हो, बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं, इनके एक्शन में कोई सेकंड थॉट नहीं होता, ये बस कर देते हैं, ठीक है। दूसरे आसपास के बच्चों को बैठे बैठे परेशान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं जो इनके मन में आ रहा है, वो होता है ADHD, ठीक है। इनको फोकस करने में बहुत दुविधा होती है। अब ऐसे बच्चे को कैसे हैंडल करें, हम क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, हम बच्चे को टास्क को डिवाइड कर सकते हैं बहुत कम कम टाइम में। जैसे स्टार्टिंग की हमने 45 सेकेंड्स की, 45 सेकेंड्स का कोई टास्क दे दिया, उसके बाद उसको बढ़ा के 1 मिनट कर दो, 1.5 मिनट कर दो, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसका जो रिटेंशन पावर है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव ASD, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली ये ऐसे मान लो थोड़ा सोशल इंटरेक्शन में बच्चा डर रहा है, सोशल इंटरेक्शन में डर रहा है, इसमें रिपीटेटिव बिहेवियर्स करता है बच्चा, बार बार सेम चीज़ कर रहा है, बार बार। अगर वो बार बार मान लो बार बार ये ब्लॉक गिरा रहा है, बेड के नीचे से गिरा रहा है, बार बार गिराते जाएगा, ये इसका बिहेवियर रहेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन चैलेंजेस क्या होंगे, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, बच्चा आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करता, बात कर रहा होता है तब, बात तो ये करता ही नहीं और आई कांटेक्ट भी नहीं करता, लोगों को ग्रीट भी नहीं करेगा या अपनी टीचर को, बिल्कुल ही गुमसुम सा बैठा रहेगा। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस फॉर रूटीन, इसका रूटीन बिल्कुल प्रेफरेंस इसका बिल्कुल फिक्स्ड है कि मुझे इस टाइम ये करना है तो ये करेगा, ये वाला सीन है। तो इसमें वो देखिए तुमने माय नेम इज़ खान मूवी, उस मूवी में शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो उसको ASD दिखाया गया है। बर्फी मूवी में भी है, प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर है एक, उसमें उसको ऑटिज्म दिखाया गया है, ठीक है। तो ये होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या मेन चीज़ याद रखेंगे कि बच्चे को कम्युनिकेशन में चैलेंज है, वो नहीं समझ पा, वो कम्युनिकेट करने से डर रहा है, टीचर उसके पास जाके 2-4 सवाल करती है, हाय हेलो करती है, वो नहीं करता, बिल्कुल चुप बैठा रहेगा, आई कॉन्टैक्ट भी नहीं करेगा, आके उसके नीचे रहेगी, प्रेफरेंस फॉर रूटीन होगा और रिपीटेटिव बिहेवियर होगा, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब आ गई हमारी फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड थोड़ी अक्षमताएं। इसमें क्या है, सबसे पहली है लोकोमोटर, मूविंग में, वॉकिंग में, ये सब चीज़ों में जो दिक्कत है वो इसमें आएगी। इधर चैलेंज लर्निंग का नहीं है, इधर चैलेंज फिजिकल मूवमेंट का है, ठीक है। बोन्स में, जॉइंट्स में मसल मूवमेंट इशू। अब इस बच्चे को क्या चाहिए, इस बच्चे को बेसिकली बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। जैसे कि रैम्प्स बनवा दो स्कूल में, और इसके अलावा रैम्प्स के अलावा वाइड डोर्स होने चाहिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, जिससे बच्चे को आसानी रहे, उसको और प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। उसके बाद है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है जन्म के दौरान या जन्म के कुछ समय बाद या पहले। अगर कोई ऐसी समस्या हो गई कि ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया जो हमारी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, वो उस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो जाएगा। बैड पोस्चर रहता है इन बच्चों का, इन बच्चे को पोस्चर की दिक्कत है, इन बच्चों को बैलेंसिंग की दिक्कत रहती है, और फिजिकल डिफिकल्टी तो रहती ही है, ठीक है।
बच्चा खड़ा नहीं हो पाएगा बिना किसी सपोर्ट के। जैसे एक क्यूट सा बच्चा देख रहे हो, इसके गर्दन पे जो बेल्ट बांधी हुई है वो बेल्ट इसको सपोर्ट के लिए बांध रखी है, इसके बॉडी पोस्चर के लिए बांध रखी है। अब ये जो इनका कैरेक्टर है ज़ीरो मूवी में, इनका कैरेक्टर को भी सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम दिखाई गई है, ठीक है। ये होता है सेरेब्रल पाल्सी। फिर देन वी हैव पार्किंसन डिसीज़। इसमें क्या है, इसमें ना रिजिडिटी रहती है बॉडी में, बॉडी शेक करती रहती है, ट्रेमर रहता है, शेक, रिजिडिटी है बॉडी में, ट्रेमर रहता है। इंसान या बच्चा बैठा हुआ है, नॉर्मली रेस्ट पे बैठा हुआ है, फिर भी उसके हाथ काँप रहे हैं, ये होता है ट्रेमर में। पोस्चर इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। कब पोस्चर इंस्टेबिलिटी मतलब वही है कि पता नहीं चलेगा, कभी भी गिर सकते हैं ये, इनसे पोस्चर मेंटेन नहीं हो पाएगा ज़्यादा लंबे समय तक। और ब्रैडिकाइनेसिया, इसका मतलब ये है कि इनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, बैठ करके उठने में बहुत टाइम लगा सकते हैं, धीरे धीरे चलते हैं बिल्कुल। तो ये होता है पार्किंसन डिजीज़। जनरली ये ओल्ड एज में पाया जाता है, लेकिन बच्चों में भी होता है और इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको। प्रोग्रेसिव ट्रेमर्स रहेंगे बच्चों की, ट्रेमर्स मतलब शेकिंग रहेगी, रिजिडिटी रहेगी बॉडी में, और मोस्टली अडल्ट्स में होता है। दिस वॉज पार्किंसन डिसीज़, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नाउ वी हैव थैलेसेमिया। अब इसमें क्या है, ये बेसिकली रेड ब्लड सेल जो हैं आपके वो ऐसे है, मान लो हेल्दी सेल ये है, इनका जो रेड ब्लड सेल है ना वो थोड़े श्रिंक्ड रहते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से काम नहीं कर पाते और ब्लड का डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन अच्छे से नहीं बन पाता, लो हीमोग्लोबिन रहेगा। फ्रीक्वेंटली इनको हॉस्पिटल विजिट्स चाहिएगी, हो सकता है इनकी अटेंडेंस क्लासरूम में रेगुलर रहे, सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद इन बच्चों को वीकनेस बहुत रहती है और इसीलिए इनको प्रॉपर हाइड्रेशन की ज़रूरत रहती है समय समय पर। तो ये थी थैलेसेमिया वाले बच्चों की बात। एसिड अटैक में क्या है, बेसिकली RPWD एक्ट 2016 में 21 डिसेबिलिटीज़ में से ये भी एक डिसेबिलिटी है, क्योंकि इनके पास इतना फिजिकल ट्रॉमा और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, तो सरकार को लगा कि इनको अपने राइट्स और रिजर्वेशन का फ़ायदा बहुत अच्छे से मिलना चाहिए, इसलिए ये उसमें एडेड है 21 डिसेबिलिटीज़ में। सोशल एक्सक्लूजन का रिस्क रहता है इनको कि बच्चे को ये लगेगा कि कहीं मतलब मैं समाज से अलग तो नहीं हो जाऊंगा, ये वाला फियर रहेगा। ज़ीरो बुलिंग इन्वायरमेंट चाहिए आपको क्लासरूम में, ये इन्वायरमेंट मेंटेन कर रहा है कि कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे को बुली ना करे किसी भी चीज़ को लेकर के। रिक्वायर्स हाइपर सेंसिटिविटी एंड एम्पैथी, ये था एसिड अटैक में। नाउ वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज़ बाला। ये अक्षय कुमार वाला बाला नहीं है, बाला एज इन बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसमें क्या है, इसका कंसेप्ट ये है कि अपने बिल्डिंग को, अपने स्कूल को ऐसा बना दो कि एक एक कोना बच्चे को कुछ ना कुछ सिखा रहा हो, मतलब कि उस पर ऐसे रिच इन्वायरमेंट बनाना है, जैसे कि सीढ़ियों पे ABCD लिख दिए, XYZ बना दिए, बच्चे का नज़र पड़ेगा वो देखता रहेगा। इधर पेड़ बना दिया, इधर मैप्स बना दिए, फ्लोर पे कुछ कुछ लिख दिया, फ्लोर पे कुछ कुछ बना दिया, पिलर पे स्केलिंग कर दी, सीलिंग पे सोलर सिस्टम बना दिया। ये सब बच्चे के का सब कॉन्शियस माइंड में ये बैठता रहेगा, क्योंकि बच्चा ये बार बार देख रहा है। तो ये हो गया एक प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का सोल्यूशन, जिसको हम बाला से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। ये लिखी इसकी फुल फॉर्म, दीवारें बोलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है पाइड, PID 1987। ये ना बाला का कंसेप्ट लो कॉस्ट होता है बिल्कुल, तो हर एक स्कूल में ये होना ही चाहिए, नेचुरल लर्निंग हो रही है इसमें बच्चे की। अब इसकी बात करें तो हमें लगता है इंक्लूजन कुछ साल पहले ही तो आया है, लेकिन 1987 में NCERT ने यूनेस्को के फाइनेंशियल सपोर्ट में ये एक प्रोजेक्ट बनाया था, PIED, प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। इसमें ये था, इसका मेन गोल ये था कि नॉर्मल स्कूल्स में डिसेबल्ड बच्चे को इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये 1897 में ही इस चीज़ की इंक्लूजन की शुरुआत हो गई थी। अर्ली इनिशिएटिव रहा है, सबसे ज़्यादा पहला पूरे हमारे भारत सरकार का पहला प्रोजेक्ट है जिन्होंने इंक्लूजन को थोड़े बड़े लेवल पे समझा और इस पे एक्शन लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्ट्स को याद कर लो, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे। सबसे पहला है PWD एक्ट 1995, ईयर याद रखेंगे 1995। इसमें हमने 7
डिसेबिलिटीज़ को ऐड किया था, ठीक है। इंटीग्रेशन इसका फोकस था कि नॉर्मल स्कूल्स में डिसेबल्ड बच्चों को इंटीग्रेट किया जाए और उसमें वो 7 डिसेबिलिटीज़ थी बताई गई थी जो। अब इसमें 3% रिजर्वेशन है इन गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो, PWD में 3 कैरेक्टर है ना तो 3% रिजर्वेशन है, इधर 4 कैरेक्टर है RPWD में तो 4% रिजर्वेशन है, ठीक है, हो जाएगा याद। इधर क्या है, RPWD की फुल फॉर्म है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है। ये फुल फॉर्म आ रखी है पेपर में डायरेक्ट, तो इसको याद करना है। अब ऑप्शन कैसे आ जाते हैं, डिसेबिलिटी की जगह लिख दिया डिसेबल्ड, तो वो तो गलत हो जाएगा, लेकिन हम जल्दी जल्दी में कराएंगे टिक। तो एक एक अक्षर देख लो अच्छे से, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसमें 21 एबिलिटीज़ ऐड कर दी गई है, पहले 7 थी उसका 3 गुना कर दिया, 21 ऐड हो गई है। और सोशल मॉडल और ह्यूमन राइट्स की अप्रोच पे ये प्रोजेक्ट बना है, इंसानियत को दिमाग में रखते हुए। इसमें जो मेन चीज़ें ऐड की है, मेन डिसेबिलिटीज़ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एसिड अटैक, पार्किंसन, थैलेसेमिया, ऑटिसिज्म, ये सब है जो 2016 में अपडेटेड आई थी। अब हमारे पास 21 डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। आपका कंसेप्ट यही ख़त्म हो गया है। ये कुछ ऐसे डिसेबिलिटीज़ है जो आपको सारी नहीं पढ़नी, सारी मत पढ़ो, क्या करना है आपको, मेन पढ़ लो। एक तो जो मैंने करा दी वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसमें से मेन क्या क्या था, सेरेब्रल पाल्सी मेन है, थैलेसेमिया इम्पॉर्टेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, पार्किंसन डिसीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये सब, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपका कवर हो चुका है, उसी को अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। आपको एक बार देख लेंगे। इसमें मैंने टेक अवेज ऐड किए हैं कि बीइंग अ टीचर आपको क्या ध्यान रखना है कि सिस्टम को अडेप्ट करना पड़ेगा, बच्चा अडेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। राइट्स एंड इंक्लूजन की बात की गई है कि इंटीग्रेशन करना एफिशिएंट नहीं है, आपको उनके राइट्स को समझना पड़ेगा। ये जो 21 डिसेबिलिटीज़ है ना, इसको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से अपनी एजुकेशन सपोर्ट बच्चों को देना पड़ेगा, तभी ये प्रोजेक्ट काम करेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डिसेबिलिटीज़। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और क्योंकि आप फ्यूचर टीचर बनने जा रहे हो तो एक बात सुनकर जाओ, रिजिड सिस्टम के सारे सांचे को अब तोड़ना है, हर एक स्पेशल बच्चे को उनके सपनों से जोड़ना है। ये काम आप ही करोगे बीइंग अ फ्यूचर टीचर, क्योंकि इंक्लूजन कोई एहसान नहीं है, ये बच्चों का राइट है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको समझ आया हो।